नमस्कार जी, मैं नारायण लाल आपके बीच में हमारा जो पाठ चल रहा था जेनेटिक्स नाम का, उस पाठ का अंतिम वीडियो लेकर के आए। आज हम पढ़ेंगे संकर पूर्वज संकरण किसे कहेंगे और इसके दोनों प्रकार बाह्य संकरण और परिसंकरण संकरण का मतलब क्या, और इनके जीन पूर्व लक्षण पूर्व भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। और मेंडल की वंशागति का जो नियम होते हैं, उनके वंशागति के जो नियम है, उन नियमों का वंशागति के नियमों का महत्व भी पढ़ेंगे। ये जानकारी अपने को पढ़नी है। चलो स्टार्ट करें जी अपनी। तो सबसे पहले संकर पूर्व संकरण किसे बोलते हैं। हमने एक संकर संकरण देखा था, तो मेंडल ने लंबे मटर के पौधों का संकरण बोने मटर के पौधों के साथ करवाया था और एक पहली पीढ़ी प्राप्त की थी। युग्मक बनने के बाद एक पहली पीढ़ी प्राप्त की थी और वो पहली पीढ़ी ये रही। ये क्या है? पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी। और ये कौन सी है? जनक पीढ़ी। और जनक पीढ़ी में से दोनों कैपिटल टी का मतलब प्रभावी था और ये थी अप्रभावी जनक था। ये प्रभावी जनक और ये अप्रभावी जनक। तो आप परिभाषा सुनना, मतलब समझने का प्रयास करना। संकर पूर्वज संकरण क्या है? एक क्रॉस बोलते हैं उसको। इसको क्या बोलेंगे? अगर आप F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी या अप्रभावी किसी भी जनक के साथ करवाते हैं तो उसको संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। अगर आप F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनक किसी के भी साथ करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण। मतलब F1 पीढ़ी का संकरण अगर हम प्रभावी तथा अप्रभावी जनक किसी के भी साथ करवाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे? संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण दो प्रकार का होता है। एक तो है बाह्य संकरण, एक है परीक्षण संकरण। अगर हम F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाएंगे, अगर प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो उसको हम बोलेंगे बाह्य संकरण, अगर उसको प्रभावी जनक के साथ करवा रहे हैं। अगर हम F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाएंगे, अगर अप्रभावी जनक के साथ करवाएंगे तो वो होगा हमारे पास परीक्षण संकरण, मतलब टेस्ट क्रॉस। ये तो होगा आउट। अगर इसके साथ करवाएंगे तो क्या होगा? बाह्य संकरण, मतलब ये तो होगा आउट क्रॉस और वो होगा टेस्ट क्रॉस। तो आप वापिस दोबारा समझ लीजिए, यहाँ हमने इधर उधर का कुछ लिखा हुआ, आप समझो। संकर पूर्वज संकरण क्या है? F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी या प्रभावी जनक किसी से भी करवाते हैं तो उसको संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। कितने प्रकार का होता है ये? ठीक है, दो प्रकार का होता है। बाह्य संकरण अगर हम F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाएंगे तो वो बाह्य संकरण। अगर हम F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाएंगे, प्रभावी जनक के साथ नहीं करा करके अप्रभावी से करवाएंगे तो वो होगा परीक्षण संकरण। तो चलिए अपन आप सबसे पहले क्या लेते हैं? बाह्य संकरण। तो बाह्य संकरण को मतलब समझने का प्रयास करना। बाह्य संकरण में F1 पीढ़ी कौन सी है? F1 पीढ़ी है कैपिटल T स्मॉल t। संकरण किसके साथ करवाना है? प्रभावी जनक के साथ। ये कौन है? F1 पीढ़ी। ठीक है, और ये कौन है? प्रभावी जनक। उसके साथ संकरण कराएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य संकरण बोलेंगे। तो हम बाह्य संकरण पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या बनेंगे? युग्मक। दो युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल T और एक स्मॉल t। इसमें दो युग्मक बने, एक कैपिटल T और एक दूसरा भी कैपिटल T। अब आप देखिए क्या, अब इसका इससे क्रॉस करवाएं तो कैपिटल T के साथ कैपिटल T, इसका इससे क्रॉस करवाएं तो कैपिटल T के साथ कैपिटल T, इसका इससे क्रॉस करवाएं तो कैपिटल T के साथ स्मॉल t, इसका इससे क्रॉस करवाएं तो कैपिटल T के साथ स्मॉल t। इसका मतलब समझ रहे हो? जहां जहां कैपिटल T है वो पौधे लंबे होंगे। तो यहां पर भी कैपिटल T है, यहां पर भी कैपिटल T है, यहां पर भी कैपिटल T है, यहां पर भी कैपिटल T है। तो सारे पौधे क्या हुए? सारे पौधे आपको लंबे मिले, सारे पौधे लंबे मिले। ठीक है, सारे पौधे लंबे मिले। इसका मतलब इसका लक्षण प्ररूप क्या हो गया? अब लक्षण प्ररूप क्या हो गया? इसका लक्षण प्ररूप होता है 100%। मतलब जो जितना पौधा लोगे वो 100%। ठीक है, लक्षण प्ररूप क्या मिलेगा? ठीक है, 100% लंबे पौधे। ये आपको इसका लक्षण प्ररूप मिल गया। ठीक है जी। अब आप इसका जीन प्ररूप लोगों देखो तो ये कैपिटल T और एक कैपिटल T स्मॉल t। ये कितने हैं? दो। एक ने एक ये रहा। ठीक है, कैपिटल T, ये कैपिटल T वा कैपिटल T का इस कैपिटल T से, इस कैपिटल T का इस कैपिटल T से, ये भी कैपिटल T। ये दोनों कैपिटल T का मतलब दो कट गया तो क्या हो गया? 50%। 50% में कन्वर्ट करने के बाद 50-50। ठीक है जी, अगर बंटवारा करें तो आप देखो। ठीक है जी, तो मेरी बात समझिए।
तो लक्षण प्रारूप क्या है बाह्य संकरण का? 100% सभी पौधे लंबे। और जीन प्रारूप क्या मिला उसका? 1:1, जिसको 50% ये सभी आप इसको लिख सकते हैं। मतलब ऐसा संकरण जिसमें F1PD का संकरण अगर हम प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो ये जानकारी आ रही है। आप ये देखिए, ये और ये आप चार्ट बना के भी बना सकते हो, जैसे आप बना बताएं, ये वाला ये वाले के साथ, ये वाला इस वाले के साथ, ठीक है जी। आप चार्ट बना के बना सकते हो। आप इस तरफ क्या करो, ठीक है, आप इस तरफ क्या करो, कैपिटल टी कैपिटल वाला टी लगा दो। आप इस तरफ क्या करो, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी वाला लगा दो। दोनों कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, वही बन सकता चलेगा जी। आप सिस्टम बना सकते हो। आप दोनों तरफ एक ही बन रहा तो आप एक ही बना भी बना सकते हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इनके दोनों युग्मक ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। एक तरफ आप केवल लिख दो कैपिटल टी और एक तरफ आप क्या कर दो कैपिटल टी और एक तरफ आप ये कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, ऐसा भी चल सकता है क्योंकि दोनों जगह एक एक मरा। तो कुछ भी बनाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। इसका सिस्टम तो एक ही है, 100% सारे पौधे लंबे, 1:1 में जीन प्रारूप, मतलब 50% में जीन प्रारूप मिल रहा है और कोई लोचा ही नहीं। परिभाषा आपको मतलब समझ में आना चाहिए। परिभाषा आपको क्या मिली? परिभाषा ये मिली कि अगर हम F1PD का संकरण प्रभावी जनक के साथ करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? बाह्य संकरण कहेंगे। अगर हम F1PD का संकरण किसके साथ कर दे? अगर हम F1PD का संकरण अप्रभावी जनक, ये ले दोनों स्मॉल टी लिख दिया, मतलब अगर अप्रभावी जनक के साथ कर दें तो ऐसा संकरण क्या कहलाएगा? ऐसा संकरण हमारे बीच में परीक्षण संकरण कहलाएगा। इसके दोनों युग्म कौन से हैं? इसके दोनों युग्म बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके दोनों युग्म कौन से बनेंगे? स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब आप इनका इससे क्रिया कराओगे, ये लीजिए, यहां को पहचानने में सुविधा रहेगी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये कैपिटल टी है ना। अगर इनका आप इनसे क्रिया करवाओगे तो आपको पहचानने में सुविधा रहेगी, इसलिए मैंने इसे क्रॉस आउट कर रहा हूं, ऐसा डिजाइन बना रहा हूं। ये लीजिए कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी। अगर आप इनसे क्रिया करवाओगे, जिसको मैंने ऐसा किया, ठीक है जी, आपको समझने में थोड़ी सुविधा रह जाएगी। दोनों स्मॉल टी, आप इनसे क्रिया करवाओगे तो दोनों स्मॉल टी। क्या हुआ? ये दोनों कैपिटल टी अगर कहीं पर भी, इसका मतलब वो लंबे पौधे, दोनों स्मॉल टी का मतलब बोने पौधे। तो लंबे पौधे कितने मिले इनको? लंबे पौधे मिल रहे हैं 2, और बोने पौधे कितने मिल रहे हैं इनको? इन 4 में से 2। तो काटा तो ये 1:1 या 50% अनुपात 50%, दोनों 50-50 मिल रहे हैं, ठीक है जी। और इसी प्रकार का जीन प्रारूप देखो तो कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना मिल रहा है? 2, और दोनों स्मॉल टी कितना मिल रहे हैं? वो भी 2, कट गया 1-1 या 50%। तो आप लोग समझ में आ गया जी। जीन प्रारूप क्या मिला इनका? 50-50। लक्षण प्रारूप क्या मिल रहा है? 50-50। लक्षण प्रारूप 100% सारे लंबे किसमें थे? बाह्य संकरण में। ये कौन सा संकरण पढ़ रहे हैं हम लोग? परीक्षण संकरण। इसके अंदर जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप दोनों 50-50 है, और बाह्य संकरण में क्या हुआ था? लक्षण प्रारूप 100% और दोनों 50-50, मतलब 1:1। ये आपको आइडिया मिल गया। अब हम आगे पढ़ रहे अंतिम चीज, मेंडल की वंशागति के नियमों का महत्व। तो मेंडल की वंशागति के नियम क्या महत्व है? 2, 4, 5, 6, 7 महत्व किताब में लिख के वो सारे महत्व आपके बीच पढ़ते हैं। तो आप लोगों को जानकारी मिल जानी चाहिए कि भाई उनमें से 1-2 महत्व भी अगर आपको ध्यान में रह जाते हैं तो परीक्षा में नंबर मिल ही सकते हैं, बाकी रेडी है। दूसरी बात है, सजीवों में प्रभाविता के लक्षण पाए जाते हैं, और प्रभाविता के लक्षण पाए जाना अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। सजीवों में क्या पाई जाती है? सजीवों में प्रभाविता का लक्षण पाया जाता है, मतलब जो प्रभावी होगा वही प्रकट होगा, प्रभाविता का लक्षण पाया जाता है। यार इसका फायदा क्या होगा? देखिए, प्रभाविता का लक्षण पाया जाता है, इससे क्या होगा? इसे पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे लिए। महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि इसके कारण क्या होगा कि जो हानिकारक, जिसको हम हानिकारक मतलब या घातक जीन बोलेंगे, तो हानिकारक व घातक जीन प्रकट नहीं हो पाएंगे। तो पहला महत्व यह मिल जाएगा। इसके कारण क्या होगा? प्रभाविता वाला सिस्टम के कारण हानिकारक व घातक जीन प्रकट नहीं हो पाएंगे, ये आपको जानकारी मिल गई। दूसरा क्या होगा उस चीज को समझिए। दूसरा, इसका जो दूसरा नियम था मेंडल का दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। और पृथक्करण के नियम से क्या होता है? जीन का जो कंसेप्ट होता है ना, तो जीन की संकल्पना के बारे में जानकारी मिलती है। तो
जीन की संकल्पना की पुष्टि भी मेंडल के नियमों से होती है। ये एक और महत्व हो गया, मतलब जीन की संकल्पना, जीन का जो डेफिनेशन होता है, हमारे अंदर लक्षणों को कंट्रोल करने वाला जो इकाई होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एक और आया कि पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन के 2 एलील होते हैं, एक जीन के 2 एलील होते हैं जो अलग अलग विरप्यासी लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। जैसे आप यूं समझ लो कि आपने लक्षण ले लिया, एक पादप की ऊंचाई लिया था। अब पादप की ऊंचाई के, ये तो लक्षण हो गया, इसके 2 एलील थे, ठीक है, मतलब एक जीन के 2 एलील थे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। एक अलग लंबे लक्षण को प्रकट करने के लिए यूज हो रहा था और ये पादप की ऊंचाई के बौने लक्षण को प्रकट करने के लिए यूज हो रहा था। ये जानकारी मिल रही है, ठीक है। एक इसमें संकर संतति के अंदर जो भी संतति प्राप्त हुई है, तो संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? मेंडल की वंशागति के नियम से जो संतति बनती है, उन संतति में उत्पन्न नए लक्षण कौन कौन से बताइए, जानकारी मिलती है, ठीक है। और एक जानकारी हमको यह भी मिलती है कि वाया संकरण के माध्यम से, ठीक है, संकरण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, संकरण के माध्यम से अनुपयोगी जो लक्षण होते हैं जो हमारे काम नहीं आते हैं, अनुपयोगी लक्षण, तो अनुपयोगी लक्षणों को हम हटा सकते हैं, अनुपयोगी लक्षणों को हटा सकते हैं और उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक पौधे में ला सकते हैं। यह चीज भी अगर संभव हो पाई है तो संभव मेंडल की वंशागति के नियमों को जानने के बाद ही हो पाई है। और हम जो फसलें देखते हैं ना, उन फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता और अधिक उत्पादन वाली किस्में बन गई हैं, तो वो किसके कारण बनी है? तो वो बनी है ना, तो उनके पीछे का कारण ही मेंडल की वंशागति के नियमों के कारण बनी है। तो आप समझ लीजिए, तो अच्छी उत्पादन वाली तथा रोग प्रतिरोधक, अच्छी उत्पादन और तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलों की किस्में भी मेंडल की वंशागति के नियम का उपयोग करके तैयार की जा रही है। एक और है जो मानव जाति में सुधार से संबंधित विज्ञान की एक ब्रांच है, और उस ब्रांच का नाम है सर्जनिकी। ये सर्जनिकी जो है पूरी की पूरी मेंडल के नियम पर आधारित ही है। तो आप लोग महत्व को देखिए, मैंने उन्हीं का जिक्र ज्यादा किया जो किताब के अंदर लिखा पढ़ी कर रखी है। तो मैं समझ लीजिए, पहला महत्व यह है कि हमें पता लगा कि प्रभाविता के नियम के अनुसार जो प्रभावी लक्षण जो होते हैं वही प्रकट होते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है, जिसके कारण क्या होता है कि हानिकारक और घातक जीन प्रकट नहीं हो पाते हैं। दूसरा, हम पृथक्करण का नियम पढ़ते हैं, दूसरा नियम मेंडल का, तो उस नियम से हमको जीन के कंसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तीसरा महत्व इनका यह है कि हमें जो एक ही जीन के जो होता नहीं है, एक ही जीन के, तो एक ही जीन के 2 एलील होते हैं, मतलब जो जीन क्या करता है, एक लक्षण को निर्धारित करता है, तो एक ही लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के 2 एलील होते हैं जो अलग अलग विरप्यासी लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, संतति में कौन से मतलब लक्षण नए उत्पन्न हुए हैं, इनकी जानकारी भी हमें मेंडल की वंशागति के नियमों से पता चल जाती है। और संकरण के माध्यम से अनुपयोगी लक्षण को हटाना है और उपयोगी लक्षणों को एक साथ लाना है, यह भी हम मेंडल के वंशागति के नियमों की सहायता से कर सकते हैं। और इन्हीं के नियमों का उपयोग करके हम अच्छी उत्पादन वाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली फसल की उन्नत किस्में भी बना रहे हैं। और मानव के सुधार संबंधी जो विज्ञान की शाखा होती है ना, जो सर्जनिकी होती है, वो पूरी की पूरी अगर आपको समझनी है तो आप मेंडल के वंशागति के नियम समझेंगे तभी आएगा। तो ये था हमारा पूरा पार्ट। अभी के लिए केवल बस इतना ही, लेकिन अभी तक भी आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगा आपको पढ़ाने का तरीका, कैसा लगा हमारा वीडियो, इन पर आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो जरूर हमारे से जुड़े रहिए, ठीक है। अभी के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।